स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ देकर के हैं। जैसा कि हमारा पहले का टॉपिक था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और मैंने बोला भी था कि उनके जो मुख्य टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल्स से हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें जो मेन है वो है नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, अर्थात अशाब्दिक और शाब्दिक कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संचार, तो नाम से ही स्पष्ट है अशाब्दिक, अर्थात इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, इसमें संकेतों का प्रयोग या हाव भाव का प्रयोग होगा। तो जैसे कि सिग्नल्स होते हैं किसी चीज के, कोई और साइंस होते हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज होता है, किसी जगह पे आप देखते हैं कोई आर्ट बना हुआ है, कोई मैप है। तो ये सारी चीजें जब किसी भी संदेश को या कोई भी मैसेज देने के लिए उपयोग की जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है। और यह बहुत बेसिक तरीका भी है, इसमें बहुत ही आसानी से किसी भी संदेश को स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन जिसके पास हम संदेश को पहुंचाना चाहते हैं, या जैसा कि हम लोग प्राप्तकर्ता जानते हैं, तो प्राप्तकर्ता को भी उन संकेतों की समझ होनी चाहिए कि वो आखिर कह क्या रहा है। जैसे कि राइट टर्न के लिए अगर कोई सिंबल दिया है तो ऐसा है कि ये 3D नहीं है, बट राइट टर्न के लिए दिया हुआ है, तो जहां से भी रास्ता है वहां से आपको राइट टर्न लेना है, ये संकेत वही बता रहा है। तो सामने वाले व्यक्ति अर्थात प्राप्तकर्ता को भी ये चीज समझनी चाहिए, और तब जाकर के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति या किसी भी मैसेज के लिए एक एटीट्यूड होता है, जिसको हम लोग दृष्टिकोण कह सकते हैं, साथ ही इंडिकेशंस होता है, संकेत होते हैं जो कि किसी को देनी होती है या हमें संचार के दौरान उसको उपयोग करनी होती है। अब हम लोग जानेंगे कि इनमें कौन कौन से कारक है जिनका कि यूज होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले है विजुअल सिग्नल लैंग्वेज। दृश्य संकेत भाषा। विजुअल सिग्नल्स लैंग्वेज अर्थात दृश्य संकेत भाषा। तो इसमें कोई पेंटिंग, कोई चित्र, कोई मैप या कुछ ऐसे संकेतों का प्रयोग होता है जिसमें कि हम किसी भी चीज को देख करके उसके मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें होता है रेखा चित्र, किसी भी विशेष लेआउट, जो कि हम कहते हैं कि किसी जगह का लेआउट, कि हमें कौन से सीढ़ी से जाना है, कौन से ऑफिस जाना है, कौन से रूम पे जाना है, कहाँ पे हॉल है, तो उसको लेआउट बोलते हैं। तो वह भी ड्राइंग, किसी और चीज का चित्र, अब जैसे कि कहीं स्टैचू होता है, उस स्टैचू के लिए कौन सा रास्ता बना हुआ है। जब हम किसी म्यूजियम या किसी हॉल में जाते हैं, तो खास करके म्यूजियम वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे एक गाइडलाइन मैप रहता है कि आप लेफ्ट से जाएंगे, यहाँ से इतने इतने टर्न लेंगे, तो यहाँ पे आपको ये वाला मैप या ये वाला स्टैचू दिखेगा। तो ये सारी चीजें विजुअल सिग्नल लैंग्वेज में आती है, अर्थात हम दृश्य को देख करके, किसी भी चित्र को, किसी भी मैप को, किसी लेआउट को देख करके समझ पाते हैं कि वह क्या मैसेज देना चाहता है या हमारा वहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है। इसमें पोस्टर, किसी चीज का कार्टून, ये सारी चीजें भी आती है। दूसरा है ऑडियो सिग्नल लैंग्वेज। श्रव्य संकेत
भाषा। ऑडियो सिग्नल लैंग्वेज, इसका हम लोग अर्थ समझ सकते हैं कि कोई भी मैसेज, खास करके वैसे सिचुएशन में जहाँ की इमरजेंसी या जल्दी में किसी भी चीज़ को मैसेज देना हो, तो उस जगह ऑडियो सिग्नल का यूज होता है। जैसे कि कहीं अचानक से आग लग जाए तो वहाँ पे फायर अलार्म बजता है, उससे वहाँ पे मौजूद सभी लोग यह समझ जाते हैं कि किसी विशेष जगह पे आग लग चुकी है। तो वहाँ पे भी अशाब्दिक संचार हो रहा है, किसी ने किसी को बताया भी नहीं कि कहीं आग लगी है, लेकिन उस अलार्म से, उस संकेत से, ध्वनि संकेत से सभी लोग समझ गए। तो इसी को बोलते हैं ऑडियो सिग्नल लैंग्वेज। इसमें जैसे कि अलार्म होती है, बजर होता है, और भी अन्य प्रकार की घंटियां होती है जो कि ऑफिसों में या किसी भी संगठन में लगी होती है। तो अलग अलग सिंबल या अलग अलग साउंड सिंबल से पता चलता है कि कहाँ पे कौन से मैसेज को दिया जा रहा है। जैसे कि कोई भी ऑफिस से किसी भी छोटे कर्मचारी को बुलाने के लिए अलार्म बजाया जाता है, 1 अलार्म 2 अलार्म, तो उससे वहाँ के लोग समझते हैं कि हो सकता है चपरासी को बुलाया जा रहा है, या हो सकता है किसी बड़े, मतलब उससे बड़े कर्मचारी को बुलाया जा रहा है, तो अलार्म का भी संकेत बजता है। लंच आवर, कहीं भी काम होता है कंपनी वगैरह में, तो वहाँ पे लंच आवर के लिए हुटर बजता है। उसके बाद छुट्टियाँ होती है या काम स्टार्ट होता है, उसके लिए भी हुटर बजता है। तो अलग अलग जगहों पे ऑडियो सिग्नल लैंग्वेज के द्वारा अपने मैसेज को पहुँचाने का काम किया जाता है। इसी में नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, जिसको कि शारीरिक भाषा बोलते हैं। यह तब जरूरी होता है जब 2 व्यक्ति सामने मौजूद हों और वहाँ पे किसी भी मैसेज को पहुँचाना हो या उसका फीडबैक लेना हो, तो उस समय बॉडी लैंग्वेज बहुत काम देता है। जैसे आप आपस में 3-4 कर्मचारी काम करते हैं, तो वहाँ पे लोग आपके हाव भाव को भी समझते हैं, और वहाँ पे जब बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी लोग समझ पाते हैं कि हाँ, इशारे में इसने यह बात मुझे बता दी या इस चीज़ का समर्थन किया। जैसे कि लंच के टाइम होता है, या वहाँ पे बहुत ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि किसी को टास्क के रूप में दिया जाता है, तो वह कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, यह क्वेश्चन पूछने पर बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी आंसर मिलता है कि यस हो गया है, या सिर हिलाकर या और भी शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे जो संदेश को आपूर्ति होनी है वह हो पाई या नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन जो है टॉपिक है, या ऐसा बताएं कि इसका एक बहुत अच्छा प्रकार है जिसका कि यूज करके हम लोग दैनिक जीवन में छोटे छोटे संदेशों को या छोटी छोटी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता या विश्वसनीयता इसको कहते हैं। तो रिलायबिलिटी अर्थात जब आप किसी से कोई बात कहते हैं तो वह व्यक्ति अपने शब्दों में झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके हाव भाव में वह झूठ स्पष्ट रूप से नहीं आएगा। या ऐसा कहें कि किसी व्यक्ति के हाव भाव से हम यह पता लगा सकते हैं कि उसके बातों में कितनी सच्चाई है या वह किसी बात को कितने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा है। तो हाव भाव से बॉडी लैंग्वेज और शाब्दिक संचार का कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है। इसलिए इसका बेनिफिट ये है कि रिलायबिलिटी मिलती है, विश्वासयोग्यता मिलती है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी बात को कह पा रहा है। आई कांटेक्ट वगैरह से पता चल जाता है कि जो व्यक्ति किसी मैसेज को दे रहा है या वह किसी बात में समर्थन कर रहा है वो पूरी तरह से सत्य है अथवा नहीं है। दूसरा है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब ये पूर्णता का बात होता है कि जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति किसी मैसेज को भेज पा रहा है ये अशाब्दिक संचार के थ्रू, तो उससे प्राप्तकर्ता उस मैसेज को ले पाता है अथवा नहीं ले पाता। जैसा कि मैंने पहले ही सिंबल में बताया था कि अगर राइट टर्न का बात होता है तो वहाँ पे हर व्यक्ति राइट टर्न ही लेगा, वहाँ पे लेफ्ट टर्न नहीं लेगा। तो जब भी ये सिंबल आता है तो यहाँ पे
एफिशिएंट कि पूर्ण रूप से कारगर होता है कि हर व्यक्ति राइटर नहीं लगा, अगर उसको उसी विषय से संबंधित काम हो तो यह बताता है वह बहुत ही एफिशिएंट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एफिशिएंट है। अब है दृष्टिकोण को समझने में सहायक, यानी कि जो एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है, उसको समझने में भी यह सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू काम हो पा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वह 100% अपने हाव भाव को स्पष्ट प्रदर्शित करती है, उस पर किसी भी प्रकार के शब्द का मायाजाल नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए वह एटीट्यूड को समझने में भी ईजी कर देता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में, शाब्दिक संचार में। अर्थात जहाँ पे कि शब्दों का प्रयोग हो करके हम किसी मैसेज को दूसरों तक पहुँचाते हैं या कोई डाटा को प्रेषित करते हैं, तो उसे ही हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पे कि वर्ड्स का यूज होता है। भगवान ने हम लोगों को बहुत ही अच्छा शरीर प्रदान किया है और हमें बोलने की शक्ति दी है, तो इसीलिए हम यह शाब्दिक संचार बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। यह भी दो तरीके का होता है, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। हम लोग शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं और अपने वाक्य को किसी सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं, तो यह बहुत इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए शब्दों को समझ पाता है, और अगर वह नहीं समझता है तो हम फिर उसे और भी तरीकों से बोल करके किसी और चीज का एग्जाम्पल देके या अन्य शब्दों का प्रयोग करके समझाते हैं। तो ये जो शाब्दिक संचार है इसमें वर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो अब हम जानेंगे कि इसके ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला होता है तीव्र तरीका, अर्थात ओरल मैसेजेस जो है बहुत ही स्पीडली रैपिडली जो है दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है या एक साथ कई लोगों को मैसेज देना है, तो उस दौरान हम ओरल वर्ड्स यानी मौखिक तरीके से मुंह से बोल के शब्दों का प्रयोग करके एक साथ कई लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो यह बहुत ही तीव्र तरीका होता है मैसेजेस को पहुंचाने का। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। अगर आप किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं तो उसमें क्या सामने वाले व्यक्ति को कठिनाई है, क्या परेशानी है, या आप जिस मैसेज को दे रहे हैं उस मैसेज से उसको कौन कौन सी त्रुटि हो सकती है, वो फीडबैक वो आपको तुरंत देता है और आप उसमें तुरंत बदलाव भी कर पाते हैं सामने वाले के अनुसार या अपने मैसेज के अकॉर्डिंग आप उसमें बदलाव भी तुरंत कर पाते हैं। तो ये तीव्र तरीका होता है और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जाता है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर किया जाता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। क्या कि इसमें आप लंबा संदेश नहीं भेज सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में लंबा संदेश नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर आप लंबा संदेश भेजने की प्रक्रिया चालू रखेंगे तो प्राप्तकर्ता जो है वह उब जाएगा या वह आपकी पूरी बात को समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी भी बात को सुनने समझने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए। फिर वह आपकी बातों में अपने आप को रख करके उस सिचुएशन को समझता है। इसलिए अगर आप लंबा संदेश भेजेंगे तो वह उसके ऊपर से ही चला जाएगा। दूसरा है इसमें भविष्य का प्रमाण नहीं होता है। आपके द्वारा बोले गए शब्द जब आप बोलना बंद करते हैं तो वहीं पे वो समाप्त हो जाता है, उसका भी कोई भी जो है भविष्य का प्रमाण लिखित प्रमाण नहीं हो पाता है जब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया हो। तो यहाँ इसका डिमेरिट है, इसका भविष्य का प्रमाण नहीं होता है। और इसमें यह एक और चीज है कि इसमें दोनों पक्ष होने चाहिए। इसमें दोनों पक्षों को
सामने होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप किसके साथ बातचीत करेंगे या किसके साथ ओरल कम्युनिकेशन पूरा कर पाएंगे। तो इन चीजों को ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। और अब हम रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रिटन का बेनिफिट क्या है, इसमें भविष्य का प्रमाण होता है। इसमें भविष्य का प्रमाण होता है। जब आप किसी को लिखित संदेश देते हैं तो वह भविष्य में सबूत के रूप में मौजूद होता है। और दूसरी बात, इसके विपरीत उसमें लंबा संदेश भेजा जा सकता है, और जब आप लंबा संदेश भेजते हैं तो उसका फीडबैक आने में भी समय लगता है। जिस प्रकार ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत फीडबैक आता है, रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जिसको भी आप संदेश देंगे वह उस संदेश को पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद उसका जो है रिप्लाई करेगा। तो इन चीज़ों में रिटर्न में ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्यूचर के लिए ये सबूत रहता है। दूसरी बात कि इसमें जो है लंबा संदेश भी भेजा जा सकता है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग को समझना है कि रिटर्न कम्युनिकेशन एकदम स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट, सुंदर, स्वच्छ होना चाहिए, ताकि आप जिसको भी वह संदेश भेजना चाह रहे हैं वह व्यक्ति उस संदेश को आसानी से समझ सकते हैं। और ऐसे शब्दों, सरल शब्दों का चयन होना चाहिए जो कि हर व्यक्ति उस शब्दों को समझ के अपने फीडबैक को दे सके। अगर आप कठिन शब्दों का चयन करेंगे तो वह आपका संदेश अधूरा हो जाएगा, वहाँ आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्राप्त करता है वह उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो फाइनली हम लोग क्या समझते हैं कि शाब्दिक संचार में ओरल और रिटन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और अशाब्दिक संचार में सिग्नल्स या ऐसा कहें कि सिंबल्स जो है बहुत जरूरी होते हैं, जिससे कि हम लोग का कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या जाने कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली 2 पार्ट में होते हैं, नॉन वर्बल और वर्बल। आगे की वीडियो में और जानकारियां लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।